अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। आज हम लोग चैप्टर 2 से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं और एंड पर मैं आप लोगों से लूँगी छोटा सा क्विज। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोई टॉपिक नहीं पढ़ने जा रहे, बल्कि हम ये देखने जा रहे हैं कि चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है मेरे पास और वो मैं आप लोगों को आज दूंगी। हमने चैप्टर नंबर 2 में मलेरिया के बारे में डिस्कस किया था और हम लोग ने पढ़ा था कि ये इंतहाई डेंजरस डिजीज़ थी कभी हिस्ट्री में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पता चला कि मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है और इसके अलावा मॉस्किटोस इसको फैलाते हैं, तो फिर फिजिशियंस ने इसका इलाज भी ढूंढ लिया। हम देखते हैं कि आजकल मलेरिया की ट्रीटमेंट हो रही है क्लोरोक्विन से, और इसके अलावा हम मलेरिया से बच भी सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि मलेरिया इज़ एन इंडेमिक डिजीज़। इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादातर उन्हीं कंट्रीज़ में प्रेजेंट है जैसे कि हम देखते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, और ये इन्हीं कंट्रीज़ में होगी जिनके कि मैंने आपको अभी नाम बताए। बाकी रीजन्स में मलेरिया इतना ज़्यादा नहीं फैला जितना कि इसको अपने लिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन सूटेबल लगते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि मलेरिया के अंदर एक स्पेसिफिक पैटर्न का फीवर होता है जिसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर एक ऐसा फीवर होता है जिसका एक ख़ास पैटर्न होता है, यानी ये कुछ घंटों के लिए इंतहाई तेज़ होता है और थोड़ी देर बाद ये बुखार अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, यानी ये बुखार उतर जाता है। इसके अलावा एक और जो फन फैक्ट है अबाउट मलेरिया वो ये है कि मलेरिया की डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं। जैसे कुछ लोगों में मलेरिया का बुखार 48 आवर्स तक रहता है और उसके बाद ये बुखार अपने नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ चला जाता है, यानी बुखार उतर जाता है। और ऐसे फीवर को जो कि 48 आवर्स तक रहेगा उसको हम कहेंगे टर्टियन फीवर, और अगर यही फीवर 72 आवर्स तक रहेगा तो इसको हम कहेंगे कॉटन फीवर। हम देखते हैं कि मलेरिया से हम बच भी सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि मलेरिया प्लाज्मोडियम से कॉज होता है और प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल का एक पार्ट ह्यूमन बींग्स में पूरा होता है और इसका दूसरा हिस्सा मॉस्किटोस की बॉडी में पूरा होता है। प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई करता है इन द स्टमक ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, और अगर हम देखें तो ये क्यूलेक्स जो फीमेल मॉस्किटो है उसमें भी मल्टीप्लाई करता है उसके स्टमक में। मलेरिया एक ऐसी डिजीज है जो कि प्लाज्मोडियम से कॉज होती है और प्लाज्मोडियम ह्यूमन के रेड ब्लड सेल्स और लीवर सेल्स को इफेक्ट करता है और फिर ये रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल्स एंड लीवर सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम मलेरिया से किस तरह बच सकते हैं, यानी कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं या कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो कि हम अडॉप्ट करके मलेरिया से बच सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक ड्रग है जिसको हम कहते हैं पैलियोड्रीन, जो कि हम ले सकते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हम ऐसे एरियाज़ को जहाँ पर गंदा पानी खड़ा हुआ है वहाँ उसको जो है वो मिट्टी से फिल कर दें या फिर हम ड्रेन कर दें उस गंदे पानी को, तो भी हम उस मॉस्किटो की रिप्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और इस तरह मलेरिया जो है वो फैलने से रुक सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग पानी पर जो है वो ऑयल का स्प्रे कर दें तो भी क्या होता है कि जो एनोफिलस मॉस्किटो के जो प्यूपा हैं या लार्वी हैं वो ऑयली लेयर की वजह से ब्रीथ करने में उनको मुश्किल होती है और वो अल्टीमेटली किल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मॉस्किटो की जनरेशन है वो रुक जाती है और उसके बाद फिर यहाँ पे हम यूँ कह सकते हैं कि मॉस्किटोज़ की जो फर्दर प्रोडक्शन होती है वो रुक जाती है और मॉस्किटो की जब पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो मलेरिया भी कम से कम फैलेगा।
यानी उसका स्प्रेड जो होगा वो भी कम से कम होगा, क्योंकि जब मच्छर की पॉपुलेशन कम होगी तो मच्छर प्लाज्मोडियम को कैरी नहीं करेंगे मलेरियल पेशेंट से, और ना ही वो ट्रांसमिट कर सकेंगे मलेरियल पेशेंट से प्लाज्मोडियम को टू हेल्दी पर्सन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग गंदे पानी पर जो है वो ऑयली स्प्रे कर देते हैं तो एक लेयर ऑयल की फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो उस गंदे पानी में जो लार्वी या प्यूपा जो है वो रिप्रोड्यूस हो रहा होता है, वो वहीं पर जो है वो किल हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती और वो ब्रीथ नहीं कर सकता, जिसकी वजह से फिर मॉस्किटोज की जो प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा हम लोग स्टूडेंट्स मॉस्किटोज को किल कर सकते हैं विद द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। और इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं? ऐसे स्प्रेज जो कि किल करते हैं इंसेक्ट्स को। तो हम लोग मॉस्किटोज की पॉपुलेशन को रोक सकते हैं या किल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, और मलेरिया की स्प्रेड को भी रोक सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और जो तरीका है, एक और जो प्रिवेंटिव मेजर है जो हम मलेरिया से हमें बचा सकता है, वो क्या है कि हम लोग गंदे पानी में छोटी जो मछलियां होती हैं जिनको हम लोग गपीज कहते हैं उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, और फिर ये जो गपीज हैं ये मॉस्किटोज को खा लेती हैं। जितनी कम होगी मॉस्किटोज की पॉपुलेशन उतना ही कम मलेरिया जो है वो फैलने के चांसेस होंगे। इसलिए स्टूडेंट्स हमें ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमें इस इंफॉर्मेशन को आगे भी बढ़ाना चाहिए, ताकि हम सब जो है वो किसी भी ऐसी डिजीज़ से जो कि फैटल है जैसे कि मलेरिया, तो हम उससे बच सके। हमें चाहिए कि हम खुद भी बचें, और इसके अलावा जो हमारे जानने वाले हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, ताकि वो भी मलेरिया से बिल्कुल महफूज रहें। तो आज के लेक्चर के एंड पे हम ले लेते हैं एक आपसे छोटा सा क्विज। तो सबसे पहले आप अपने जो सेकंड चैप्टर है उसको आप एक दफ़ा जो है वो रिकॉल कर लें, और फिर देखें कि इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स आप लोगों को आते हैं, और जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं आता होगा वो आप लोग अपनी बुक पे हाईलाइट कर लीजिएगा, और बाद में उसको याद करके एक दफ़ा रिटन प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। इसलिए ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि डिफाइन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का हमें पता है कि ऑब्जर्वेशंस की जो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस, और हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है व्हाट इज डिडक्शन या डिफाइन डिडक्शंस। तो डिडक्शंस क्या होती है? कोई भी ऐसा रिजल्ट जो आपने अपनी हाइपोथेसिस को सही समझ के प्रिडिक्ट किया होता है, वो अभी रिजल्ट आया नहीं होता, वो बस आप प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आप अपनी हाइपोथेसिस को हमेशा सही समझते हैं। तो ऐसे जो रिजल्ट होता है उसको हम कहते हैं डिडक्शंस, और डिडक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस आर कॉल्ड डिडक्शंस। इसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो ये है कि व्हाट इज मेंट बाय समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, या व्हाट डू यू नो अबाउट समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। तो हम देखते हैं कि हमने ये पढ़ा था कि हम किस किस तरह जो है वो अपने रिजल्ट्स जो एक्सपेरिमेंट्स के आए हैं उनको किस किस फॉर्म में जो है वो समराइज कर सकते हैं। तो समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, और ये क्यों होता है? क्योंकि अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कर लें और आप उनके रिजल्ट्स को जो है वो समराइज नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके पास जो डाटा आया है जो कि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आप तक आया है वो सारा का सारा जो है वो गुम जाएगा, और फिर आपको बाद में जो है वो दोबारा से उसको इकट्ठा करना या ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आप अपने जितने भी रिजल्ट्स आए हैं उनको एक जगह पे समराइज कर लें, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो है वो रखें। जैसे कि हम देखते हैं कि मैप्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में या ग्राफ्स की फॉर्म में, तो इसको हम कहते हैं समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है कि रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स क्या होता है, कि व्हाट इज मेंट बाय रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, या व्हाट डू यू नो अबाउट रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। तो उसके अंदर जो है वो आप ये लिखेंगे कि रिपोर्टिंग जो होती है रिजल्ट्स की, यानी अपने रिजल्ट्स को आपने अगर पब्लिश करना है तो वो कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम देखते हैं अगर आप कोई रिसर्च करते हैं और आप अपने रिजल्ट्स को पब्लिश नहीं करते तो ऑब्वियसली वो जो नॉलेज या जो रिजल्ट्स आपके पास है या जो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो आप पब्लिक
को जब तक नहीं पहुंचाएंगे तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि इस टॉपिक पे जो है वो रिसर्च हुई है या फिर जो पुरानी बात थी वो गलत साबित हो गई है, अब कोई नई इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिपोर्ट करना अपने रिजल्ट्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिपोर्टिंग आप किस तरह कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स की, कि आप पब्लिश करें अपने रिजल्ट्स को जर्नल्स में, साइंटिफिक बुक्स में। इसके अलावा जो है वो सेमिनार्स जो है वो मुनक्किद करें, या फिर आप जो है वो मीटिंग्स करें, साइंटिस्ट के साथ डिस्कशन करें, ताकि आपके रिजल्ट्स पब्लिक तक भी जा सकें। इसके बाद फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी, और वो ये है कि गिव ऑब्जर्वेशंस ऑफ मलेरिया। ये जनरल ऑब्जर्वेशंस हमने 4 पढ़ी थी कि मलेरिया के बारे में जो डिफरेंट फिजिशियंस की राय थी वो क्या थी। तो पहली जो ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ी थी वो ये थी कि मार्शी एरियाज और मलेरिया का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। दूसरी जो हमने बात पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि अगर हम मार्शी एरियाज का वाटर पिए या मार्शी वाटर पिए तो हम लोगों को मलेरिया नहीं हो सकता। तीसरी जो हमने बात पढ़ी थी वो ये थी कि क्यूनीन जो थी, जो एक ड्रग मॉलिक्यूल है, वो बहुत ही इफेक्टिव था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। और जो फोर्थ वन ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में देखा गया। उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं कि आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हाइपोथेसिस वाज ड्रॉन अबाउट मलेरिया, यानी मलेरिया के बारे में इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पर क्या हाइपोथेसिस बनाई गई थी। तो वो स्टेटमेंट क्या थी कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। उसके बाद फिर हम देखते हैं जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि एएफए किंग ने जो है वो कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी मलेरिया के बारे में, और वो क्या थी। वैसे तो एएफए किंग ने जो है वो 20 ऑब्जर्वेशंस दी थी, मगर इनमें से 3 जो है वो आपकी बुक में जो है वो डिस्कस की हुई है। और वो कौन सी थी, वो पहली जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि वो लोग जो आउटडोर्स होते हैं वो मलेरिया से ज्यादा सफर कर रहे हैं, और जो लोग इंडोर्स होते हैं यानी कमरों के अंदर सोते हैं उनको मलेरिया कम होता है। उसके बाद फिर वो लोग जो लोग फाइन नेट्स यूज कर रहे हैं, यानी जो मच्छरदानी होते हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको मलेरिया कम होता है। और वो लोग जो फाइन नेट्स के बगैर सोते हैं उनको मलेरिया ज्यादा होता है। जो थर्ड वन ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि ऐसे लोग जो कि स्मोकी एरिया के पास सोते हैं या फिर आग जला के सोते हैं जहाँ पे धुआं होता है, वहां पर जो है वो सोने वाले लोगों को कम मलेरिया हुआ, और जो लोग आग के बगैर सोते हैं उनको जो है वो मलेरिया ज्यादा हुआ। और उसकी रीजन क्या थी कि जब धुआं प्रोड्यूस होता है तो उसके अंदर जो है वो डिफरेंट गैसेस और वो जो स्मेल होती है वो मच्छर को जो है वो वहां पर टिकने नहीं देती, इस वजह से मच्छर जो है वो दूर भागता है। इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो आपके साइड बॉक्स में है कि व्हाई फीमेल मॉस्किटोज नीड द ब्लड ऑफ मैमल्स और बर्ड्स। तो यह हमने पहले भी पढ़ा है कि फीमेल मॉस्किटोज नीड द ब्लड ऑफ मैमल्स और बर्ड्स फॉर द मैचुरेशन ऑफ देयर एग्स, यानी अपने एग्स को मेच्योर करने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए फीमेल मॉस्किटो को मैमल्स का और बर्ड्स का ब्लड चाहिए होता है। एक और क्वेश्चन बहुत ही इजी सा है, ये भी आपके ब्लू बॉक्स से पूछा जाता है, और वो ये है कि व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ डेंगू फीवर, यानी डेंगू फीवर जो है वो कौन सा मॉस्किटो करता है। तो हम देखते हैं कि एडिस मॉस्किटो जो है वो डेंगू फीवर फैलाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्लाइवा ऑफ मॉस्किटोज, यानी मॉस्किटो के स्लाइवा का क्या रोल है। तो द स्लाइवा प्रिवेंट्स द ब्लड क्लॉटिंग इन फूड कैनाल, यानी हम देखते हैं कि जब भी मॉस्किटो हमें बाइट करेगा तो वो पहले अपना स्लाइवा हमारे ब्लड के अंदर इंसर्ट करेगा ताकि हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट ना हो उसकी फूड कैनाल में। और इस तरह क्या होगा कि वो इजीली जो है वो जब ब्लड को सक कर रहा होगा तो ब्लड जो है वो विदाउट क्लॉटिंग जो है वो इजीली पास हो जाएगा उसकी फूड कैनाल से। तो इसलिए पहले स्लाइवा जो है वो क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर एंटर होता है, और उसके बाद फिर वो ब्लड जो है वो सक होके मॉस्किटो की बॉडी के अंदर एंटर होता है। उसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि थ्योरी क्या होती है। तो थ्योरी हमें पता है कि जब भी कोई हाइपोथेसिस जो है वो बार बार टेस्ट होती है और बार बार एक्सपेरिमेंट से जो है वो सही साबित होती है तो उसको हम नाम देते हैं थ्योरी का। और साइंटिफिक लॉ क्या होते हैं, कोई भी इररिफ्यूटेबल थ्योरी, यानी कोई भी ऐसी थ्योरी जो बार बार एक्सपेरिमेंट से गुजरने के बावजूद भी गलत साबित ना हो, सही साबित हो, तो ऐसी जो थ्योरी होती है उसको हम साइंटिफिक लॉ का नाम देते हैं।
इसके बाद जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, वो क्या है कि डिफाइन डाटा। तो डाटा क्या होती है? कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप लेते हैं ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, उसको हम कहते हैं डाटा। और डाटा जो है वो नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, वैल्यूज की फॉर्म में भी हो सकता है, डेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, या किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन, वो भी बहुत ही ईजी है। वो ये है कि हाउ कैन वी ऑर्गेनाइज डाटा। तो ऑर्गेनाइज हम डाटा को कैसे कर सकते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स में कर सकते हैं, जैसे कि मैप्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, या ग्राफ्स की फॉर्म में, फ्लो शीट्स की फॉर्म में। तो डाटा के ऑर्गेनाइजेशन के भी हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े। इसके बाद हमने जैसे पिछले लेक्चर में पढ़ा कि रेशो क्या होती है। तो रेशो क्या होती है? किसी भी दो वैल्यूज के दरमियान जो रिलेशनशिप होते हैं उसको हम रेशो कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है एग्जाम्स में, तो आपने इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन क्या होता है कि जब भी हम लोग दो रेशोज को कंबाइन करते हैं बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी, तो उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। हम देखते हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम लोग कंप्यूटर भी यूज करते हैं और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स भी यूज करते हैं, यानी कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल जो टेक्निक्स होती है उनको यूज करते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। स्टूडेंट्स, इसके बाद आ जाती है बारी लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो जितना पोर्शन हम लोग ने पढ़ा है उसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। जैसे हम लोग ने स्टडी ऑफ मलेरिया किया, इसके अलावा हम लोग ने जो है वो डाटा को ऑर्गेनाइज करने के मेथड्स पढ़े। तो इसमें से जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऑब्जर्वेशंस थी मलेरिया के बारे में जो AFA किंग ने दी, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऑब्जर्वेशंस जो जनरल ऑब्जर्वेशंस 4 दी गई हैं मलेरिया के बारे में, वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर आपसे जो है वो रोनाल्ड रोज का एक्सपेरिमेंट जो है वो डिटेल में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है वो आपसे डाटा एनालिसिस के जो मेथड्स हैं वो पूछे जा सकते हैं, जिसके अंदर आपको डिटेल में बताना होगा कि रेशो क्या होती है, प्रोपोर्शन क्या होती है, किस तरह हम इसको लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो जो आपकी बुक में दी गई हैं वो आपको जो है वो सॉल्व करनी पड़ेंगी। और इसके अलावा हम देखते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस भी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डिफाइन हाइपोथेसिस और राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये जो सेकंड चैप्टर है ये भी आपने शॉर्ट वाइज और लॉन्ग वाइज दोनों तरीके से प्रिपेयर करना है, और अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों को एग्जाम की प्रिपरेशन में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने देखे कुछ फन फैक्ट्स अबाउट मलेरिया, और साथ ही मैंने लिया आप लोगों का छोटा सा क्विज। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आते तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।